बर्फ से ढकी उस अंतहीन आर्कटिक दुनिया में, जहां हर दिन सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह पाते थे, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा वुल्फ कब पूरी फूड चेन को बदल देगा। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। मौत के बाद जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मेरे सामने इंसानों की दुनिया नहीं, बल्कि बर्फ और खून से भरी एक नई दुनिया थी। और तभी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत जाग उठी। मैं एक छोटे से आर्कटिक स्नो वुल्फ के रूप में रिबर्न हुआ था, और साथ ही मैं एक डिवोरिंग इवोल्यूशन सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया था। बस मांस और खून को निगलना था, और मैं बिना किसी लिमिट के ताकतवर होता जा सकता था। पूरे आर्कटिक फूड चेन के शिखर पर खड़े अल्फा वुल्फ में बदल सकता था। लेकिन फिलहाल मैं अभी भी एक कमजोर सा भेड़िया था। अच्छी बात यह थी कि हमारे झुंड में वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी दोनों के एट्रीब्यूट्स काफी शानदार थे। एक लेवल 4 था और दूसरा लेवल 6, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पूरे वुल्फ पैक के लीडर्स थे। मैं अभी गुफा के बाहर निकलकर थोड़ा माहौल देखने की सोच ही रहा था कि तभी वुल्फ मम्मी ने मुझे सीधा अपनी गोद में खींच लिया। तभी मैंने नोटिस किया कि मम्मी की गोद में एक और नन्ही आर्कटिक फीमेल वुल्फ थी, जो शायद मेरी छोटी बहन थी। वो मजे से दूध पी रही थी। उसे देखकर मैं भी धीरे धीरे पास गया और उसकी नकल करते हुए दूध पीने लगा। अचानक मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्कटिक वुल्फ मिल्क अब्जॉर्ब इवोल्यूशन पॉइंट्स +0.1। ये सुनते ही मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इस तरह मैं दूध पीते पीते और सिस्टम की लगातार नोटिफिकेशन सुनते सुनते गहरी नींद में डूब गया। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर गया। अब मैं अपनी छोटी बहन से कई गुना बड़ा हो चुका था। मेरी तेज ग्रोथ देखकर पूरा वुल्फ पैक हैरान था। रिप्त के सिर्फ तीसरे दिन ही मैं खुद दौड़ने कूदने लगा था। 10वें दिन मैंने दूध पूरी तरह छोड़ दिया और बाहर से वुल्फ पापा जो प्रेल आते थे उसका मांस खाना शुरू कर दिया। 20वें दिन तक मेरा शरीर बहन से बहुत बड़ा हो चुका था, यहाँ तक कि मैं अपने चाचा वुल्फ के 6 महीने के बच्चे से भी बड़ा दिखता था। और 30वें दिन तक मेरा शरीर 1 साल के आर्कटिक वुल्फ जितना बड़ा हो चुका था। इस समय मैं लेवल 3 पर पहुंच चुका था। मेरे एचपी पूरे 300 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। बाकी सभी एट्रीब्यूट्स 30 थे। इसके अलावा हर लेवल अप पर सिस्टम जो 10 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स देता था, उन्हें मैंने पूरा का पूरा स्पीड में डाल दिया था, जिससे मेरी स्पीड सीधे 60 तक पहुंच गई। मेरी मौजूदा स्पीड शायद मेरे लेवल के किसी भी दूसरे वुल्फ से ज्यादा थी। यहाँ तक कि वुल्फ मम्मी भी मुझे पकड़ नहीं सकती थी। आसमान हो या जमीन, स्पीड ही ट्रुथ है। अगर स्पीड है तो लड़ाई हारने पर भी भागा जा सकता है। उसी समय एक आर्कटिक वुल्फ की गूंजती हुई हाउल ने मेरी सोच तोड़ दी। सिर उठाकर देखा तो वुल्फ पापा पूरे पैक को हंटिंग के लिए बुला रहे थे। ऐसी हाउल मैं लगभग हर दिन सुनता था, क्योंकि वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी रोज हंटिंग पर जाते थे। लेकिन आर्कटिक का एनवायरनमेंट बेहद हारिश, ऊपर से यहाँ प्रे भी बहुत कम मिलता था, इसलिए हर बार वे मुश्किल से कुछ छोटे मोटे जानवर ही पकड़ कर ला पाते थे। जहां तक उन बड़े बड़े एनिमल्स की बात थी जो अक्सर दिखते थे, उन्हें छेड़ने की हिम्मत पूरा वुल्फ पैक भी नहीं करता था। शिखर दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। इस बार तो वुल्फ मम्मी जो आमतौर पर डेन की रखवाली करती थी, उन्हें भी साथ जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपना सिर मेरे शरीर से हल्के से रगड़ा, जैसे मुझे छोटी बहन का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हो। फिर मुड़कर चली गई। रवाना होने से पहले वुल्फ पापा ने भी मेरी कजिन सिस्टर को डेन की निगरानी करने का आदेश दिया। सब कुछ तय होने के बाद मम्मी पापा साथ और वुल्फ्स को साथ लेकर दूर निकल गए। इस बार गुफा के सभी 8 एडल्ट स्नो वुल्फ्स हंटिंग पर चले गए थे। पीछे सिर्फ 5 वुल्फ कब्स बचे थे। उनमें सबसे अलग एक ऑर्फन वुल्फ था, जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। उसे वुल्फ मम्मी पापा ने हंटिंग के दौरान पाया था और दया करके घर ले आए थे। वो सिर्फ 3 महीने का था, लेकिन उसका शरीर मेरी 6 महीने वाली कजन के बराबर था। उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल साधारण नहीं थी। वुल्फ पैक के जाने के बाद मैं कुछ देर सोच में डूब गया। मुझे लगा अब समय आ गया है कि मैं खुद हंटिंग पर निकला, क्योंकि मेरी एपेटाइट लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं तो एक एडल्ट स्नो वुल्फ से भी ज्यादा खाने लगा था, जबकि वुल्फ मम्मी पापा पहले ही हंटिंग के लिए गैस हंटिंग के लिए बहुत मेहनत करते थे। पिछले कुछ दिनों में वे साफ तौर पर दुबले हो गए थे। जाहिर था कि वे खुद भूखे रहकर सारा खाना मुझे और मेरी सिस्टर को दे रहे थे। ये देखकर मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं उनका कुछ बर्डन शेयर करूं। इसके अलावा डिवोरिंग एवोल्यूशन सिस्टम का अस्तित्व भी तय कर चुका था कि मुझे बाहर निकलकर बैटल्स और ब्लडशेड का सामना करना ही पड़ेगा। सोचते ही मैंने एक हल्की हाउल करके अपनी कजिन को बता दी। कजिन ने जवाब में 2 बार हाउल की। वो मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया। आर्कटिक एक ऐसी दुनिया थी जो एंडलेस स्नो और आइस से ढकी हुई थी। यहाँ लंबी और निर्दयी विंटर पड़ती थी। टेम्परेचर जरा सी देर में -40 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। हालांकि मैं स्नो वुल्फ बन चुका था, लेकिन बाहर कदम रखते ही मुझे आर्कटिक की हड्डियां जमा देने वाली ठंड महसूस हुई।
उसी समय सिस्टम की ठंडी आवाज सुनाई। हर्ष वेदर डैमेज, रिसीव HP-1। एक्सट्रीम वेदर के कारण होस्ट की स्टैमिना कंजम्पशन दोगुनी हो गई है। कृपया एनर्जी बचाकर इस्तेमाल करें। इस आवाज ने मुझे याद दिलाया कि मैं ज्यादा देर बाहर नहीं घूम सकता। मैंने ठंडी हवा का एक डीप ब्रेथ लिया और धीरे धीरे गुफा से दूर बढ़ने लगा। शुरुआत में मेरा इरादा वुल्फ पापा के हंटिंग ट्रेल का पीछा करने का था, लेकिन आधे रास्ते में मुझे कुछ स्नो रैबिट्स के बिल दिखाई दिए। वे बर्फ पर उगी मॉस को बड़े मजे से खा रहे थे। मेरा दिल तुरंत हिल गया। अगले ही पल उन स्नो रैबिट्स के एट्रीब्यूट्स मेरी आंखों के सामने उभर आए। उनमें सबसे ताकतवर वाला लेवल 3 का था और उसकी स्पीड तो 53 तक पहुंच चुकी थी। बेहद डरावनी स्पीड। यही वजह थी कि वुल्फ मम्मी पापा आमतौर पर उन्हें इग्नोर कर देते थे। इन रैबिट्स को पकड़ना सच में बहुत ज्यादा मेहनत मांगता था, लेकिन मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने अपनी सांस रोक ली, पेट को जमीन से चिपका दिया और धीरे धीरे आगे रेंगने लगा। जब दूरी सिर्फ 10 मीटर रह गई, तब उस स्नो रैबिट ने मुझे देख लिया और घबराकर जान बचाकर भागने लगा। मैंने अपना शरीर झोंक दिया और बिजली की तरह आगे लपका। हवा में मेरे तेज वुल्फ क्लॉज निकल पड़े। मैं जमीन पर गिरते ही उस पर झपटा। मेरे वुल्फ पोव का एक भारी वार सीधे उस नर खरगोश की गर्दन पर पड़ा। झुंड का लीडर नर खरगोश उसी वक्त बर्फ पर ढेर हो गया। मैं तुरंत मुड़ा और बाकी शिकार का पीछा करने लगा। आखिरकार मैं कई छोटे खरगोशों को भी पकड़ने में सफल हो गया। आधे घंटे बाद 6 आर्कटिक रैबिट सफेद बर्फ पर बिखरे पड़े थे और मेरी भी आधी से ज्यादा स्टैमिना खत्म हो चुकी थी। मैं सीधे एक आर्कटिक रैबिट की लाश के पास गया और एक बड़ा सा कोर निगल ली। होस्ट आर्कटिक रैबिट का मांस खा रहा है। एक एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुआ। सिस्टम की आवाज सुनते ही मैं और भी तेजी से खाने लगा। किसी भी तरह का खाना निगलने पर इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते थे। बस शुरुआत में मिलने वाले पॉइंट्स ज्यादा होते थे। नर खरगोश और एक छोटे खरगोश को खत्म करने के बाद इवोल्यूशन पॉइंट्स घटकर सिर्फ 0.1 रह गए। 2 आर्कटिक रैबिट्स को पूरी तरह साफ करने के बाद मैंने और नहीं खाया। मैंने जमीन पर पड़े खरगोशों की लाशों को मुंह में दबाया और लड़खड़ाते हुए गुफा की तरफ चल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो कुछ अभी हुआ था वो सब दूर खड़ी एक ऑफ रोड व्हीकल में बैठे एक्सप्लोरर्स साफ साफ देख चुके थे। 2 बार चक्कर लगाने के बाद मैं बाकी बचे 4 आर्कटिक रैबिट्स भी गुफा तक ले आया। कजिन बहन, छोटी बहन और बाकी वुल्फ कब्स उन्हें देखकर खुशी से हुआ करने लगे। उनकी आंखों में हैरानी और सम्मान साफ झलक रहा था। मैंने धीमी गुर्राहट की और एक छोटे खरगोश की लाश उनके सामने फेंक दी। इजाजत मिलते ही सारे वुल्फ कब्स टूट पड़े, खुशी के मारे जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। खासकर वो अनाथ वुल्फ कब, वो तो मेरी कमजोर कजिन के हिस्से का मांस भी छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे रौंज हाथों पकड़ लिया। धड़ाम मेरे पंजे का एक थप्पड़ उसे 3-4 मीटर दूर उड़ा ले गया। मैंने गुस्से में 2 बार जोर से गुर्राया। अनाथ भेड़िया लड़खड़ा कर उठा और घबराहट में करहाते हुए सिर झुकाकर अपनी गलती मानने लगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ताकतवर ही राजा बनता है। ये नियम एक बार फिर साफ दिखाई दे रहा था। अनाथ भेड़िया काफी देर तक कराहता रहा, फिर डरते डरते मेरी तरफ देखा। कुछ देर बाद ही उसने हिम्मत जुटाकर आर्कटिक रैबिट की लाश के पास जाना शुरू किया। इस बार वो इतना डरा हुआ था कि खाने की चीज छीनने का जरा सा भी इरादा नहीं दिखा। बस थोड़ा सा ताजा मांस काटा और फिर फौरन पीछे हट गया। पहले वुल्फ कब्स के बीच यही सबसे ज्यादा दबंग और बदमाश था, लेकिन आज की पिटाई ने इसका पूरा घमंड निकाल दिया था। उसकी आंखों में डर भी था और उलझन भी। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो भेड़िया पहले ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, आज वही उसे इतनी आसानी से कैसे पीट गया। ऊपर से मेरा शरीर भी उसे साफ तौर पर बड़ा हो चुका था। उसकी छोटी सी आंखें सवालों से भरी हुई थी, लेकिन उसे जवाब देने की फुर्सत किसे थी। एक आर्कटिक रैबिट खत्म करने के बाद चारों वुल्फ कब्स पेट भरकर खा चुके थे। सबके पेट गोल मटोल हो गए थे। बाकी बचे 2 छोटे खरगोश मैंने वुल्फ मम्मी के हिस्से के लिए बचाकर रख दिए। पलक झपकते ही रात हो गई। वुल्फ मम्मी, वुल्फ पापा और बाकी वुल्फ्स भी थके हारे शरीर लेकर बाहर से लौट आए। आज उन्हें सिर्फ एक पोलर बेयर द्वारा छोड़ी गई आधी सील की लाश मिली थी। इतना खाना उनके लिए बिल्कुल नाकाफ था। पेट भरना तो दूर, शायद दिन भर की थकान भी उससे पूरी नहीं हो सकती थी। और आज तो उनके बच्चों को भी भूखा सोना पड़ता। ये सोचकर वुल्फ मम्मी ने झुंझुलाहट में हल्की गुर्राहट की। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वुल्फ पैक्स ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अचानक वुल्फ मम्मी की नाक फड़क उठी। उसे गुफा के अंदर से तेज खून की गंध महसूस हुई। उसकी लगातार हुई सुनकर बाकी 7 वुल्फ भी तुरंत सतर्क हो गए। वुल्फ पापा कई आर्कटिक वुल्फ्स को लेकर पागलों की तरह गुफा की तरफ दौड़ पड़ा।
अल्फा वुल्फ होने के नाते उसकी गर्जना में खूंखार किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। गुफा के अंदर अभी अभी पेट भरकर सोए वुल्फ कब्स उस परिचित गर्जना को सुनकर डर के मारे उछलकर खड़े हो गए। मैं भी कोई अपवाद नहीं था। मुझे लगा वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी किसी दुश्मन से टकरा गए हैं। मैं भी फौरन उठकर गुफा के बाहर की तरफ भागा। 60 पॉइंट स्पीड और 60 पॉइंट स्ट्रेंथ वाला वुल्फ पापा सीधे गुफा के अंदर घुस आया। उसके सफ़ेद पंजे जमीन पर इतने जोर से पड़े कि कई पत्थर उछल गए। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर, लेकिन कोई दुश्मन नजर न आने पर मैं वहीं का वहीं जड़ हो गया। पीछे खड़ी मेरी छोटी बहन और कजिन तो डर के मारे कांपने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वुल्फ मम्मी और बाकी वुल्फ्स भी अंदर पहुंच गए और पूरी गुफा को गौर से देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं, तब जाकर उनके खड़े हुए रोएं धीरे धीरे नीचे हुए। वुल्फ मम्मी ने हल्की गुर्राहट की और बार बार अपनी जीभ से मुझे और मेरी बहन को चाटने लगी। तभी मुझे समझ आया कि वो लोग अभी इतने घबराए हुए क्यों थे। मैंने धीरे से एक बार हुआ की, फिर गुफा में बची हुई 2 आर्कटिक रैबिट्स की लाशें मुंह में दबाकर बाहर खींच लाया। असल में वही खून की गंध थी जो उन्हें महसूस हुई थी, लेकिन ये खाना आया कहाँ से? आर्कटिक रैबिट्स को पकड़ना तो बेहद मुश्किल होता है। क्या ये सब इन वुल्फ कब्स ने पकड़ा है? वुल्फ मम्मी हैरानी से भर गई। उसने सिर घुमाकर मेरे पास खड़े मुझे देखा। मैंने एक बार हुआ की, इससे साफ जाहिर हो गया कि ये सारे आर्कटिक रैबिट्स मैंने ही पकड़े थे। एक पल में सारे आर्कटिक वुल्फ्स मुझे बड़ी जिज्ञासा से घूरने लगे। किसने सोचा होगा कि सिर्फ 1 महीने का वुल्फ कब खुद जाकर आर्कटिक रैबिट का शिकार कर सकता है? ये ग्रोथ स्पीड कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ ही समय बाद मैं शायद उन सबको पीछे छोड़ दूंगा। इस पल के बाद पूरे वुल्फ पैक की नजरें मेरे प्रति बदल चुकी थीं। वुल्फ मम्मी ने हल्की गुर्राहट की और सबसे पहले अपनी नजरें हटा लीं। उसे बस मेरी तेज ग्रोथ पर हैरानी थी। इसके अलावा उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वुल्फ मम्मी एक छोटे आर्कटिक रैबिट की लाश मुंह में दबाकर ले गई। आखिर उसने अभी ज्यादा समय पहले ही बच्चों को जन्म दिया था। उसके शरीर को सच में पोषण की जरूरत थी। जहां तक आखिरी बचे खरगोश का सवाल था, जब सभी वुल्फ कप्स ने बता दिया कि उनका पेट भर चुका है, तब वुल्फ पापा ने उसे बाकी मादा वुल्फ की तरफ फेंक दिया। इसके बाद बाकी वुल्फ भी चुपचाप गुफा में अपनी अपनी जगह लौट गए और लेटकर सो गए। आखिर स्टैमिना बचाने का सबसे अच्छा तरीका सोना ही था। वुल्फ मम्मी ने आधे से भी कम आर्कटिक रैबिट खाया था। तब जाकर उसकी ताकत थोड़ी वापस लौटी। हालांकि वो पूरा बचा हुआ मांस खा जाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। गुफा के एक कोने में, जहां किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी, वुल्फ मम्मी ने चुपके से बचा हुआ खाना मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए छिपा दिया। फिर उसने 2 बार हल्की गुर्राहट की और हमें अपने पास बुलाया। मैंने काफी मना किया, लेकिन वुल्फ मम्मी अपनी जिद पर अड़ी रही। वो खाना हमें ही खिलाना चाहती थी। ये देखकर मैं मन ही मन आह भरने लगा। लेकिन मैं अच्छी तरह समझता था कि अगर मुझे सुरक्षित जीना है तो लगातार इवोल्यूशन करनी होगी। साथ ही मुझे इतना ताकतवर बनना होगा कि वुल्फ मम्मी और वुल्फ पापा को थोड़े से खाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। मुझे पूरे आर्कटिक का असली राजा बनना था। आर्कटिक फूड चेन के शिखर पर बैठा हुआ वुल्फ किंग। इन खूबसूरत सपनों को दिल में लिए मैं चुपचाप वुल्फ मम्मी के शरीर से सटकर लेट गया और स्टैमिना रिकवर करने के लिए सो गया। कल फिर शिकार पर जाना था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वुल्फ मम्मी, वुल्फ पापा और बाकी एडल्ट स्नो वुल्फ गुफा में नहीं थे। जाहिर था कि वे सुबह सुबह ही खाने की तलाश में निकल चुके थे। बाकी वुल्फ कब्स अभी भी गहरी नींद में खर्राटे मार रहे थे। मैं धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला और सफेद बर्फ से ढके आर्कटिक प्लेन की तरफ मुंह करके एक लंबी हवा लगाई। लगता है मुझे यहाँ बहुत लंबे समय तक सर्वाइवल करना पड़ेगा। हाँ, खत्म करते ही मेरा पेट फिर से भूख से मचलने लगा। इसलिए मैंने बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। ज्यादा दूर नहीं गया था कि हवा में ताज़ा खून की हल्की गंध महसूस हुई। मैं हवा की दिशा पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट तक रेंगते हुए आगे बढ़ने के बाद मैं एक घनी झाड़ी के पीछे रुक गया। सिर उठाकर दूर देखा। बहुत जल्दी मुझे उस खून की गंध का स्रोत दिखाई दे गया। वो एक लेवल 7 आर्कटिक रीनाडियर की लाश। सामान्य हालात में इतने बड़े शिकार को गिराने के लिए पूरे वुल्फ पैक को पूरी ताकत लगानी पड़ती, लेकिन अभी एक विशाल लेवल 7 नर रीनडियर मेरी आंखों के सामने मुकाबला मरा पड़ा था। उसकी लाश पर दांतों या पंजों के निशान तक नहीं थे। सिर्फ गर्दन और चारों पैरों से गहरा लाल खून बह रहा था। ये नज़ारा देखकर मैं बेहद उलझ गया। आखिर कौन सा जीव इतना आसानी से एक स्वस्थ रीनेडियर को मार सकता था? क्या ये पोलर बेयर का काम था? लेकिन अगर पोलर बेयर ने मारा था तो उसने पूरी लाश यहाँ क्यों छोड़ दी? आसपास अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तब मैं धीरे धीरे लाश के पास पहुंचा।
ये आर्कटिक रीनेडियर बहुत विशाल था। इसका वजन आसानी से 100 किलो से ऊपर होगा। इतना मांस तो पूरा वुल्फ पैक भी एक बार में खत्म नहीं कर सकता था। पास पहुंचकर गौर से देखने पर मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। उसके दोनों सींग गायब थे और जहां से काटे गए थे वहां कट बिल्कुल सीधा और सपाट था, मानो किसी ने चाकू से काट दिया हो। यह किसी जंगली जानवर के दांतों के निशान बिल्कुल नहीं थे। क्या इसे इंसानों ने मारा था? पूरी तरह हड्डी बनने से पहले रीनेडियर के सींगों को वेलवेट एंटलर्स कहा जाता है। बहुत से लोग इस कीमती औषधीय सामग्री के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहते हैं। फिर मैंने उसकी गर्दन पर मौजूद घातक घाव को देखा। वो एक गहरा खून से भरा छेद था। ऐसा घाव साफ तौर पर गोली लगने से बनता है। इन सभी सबूतों ने एक ही बात साबित कर दी, ये रीनेडियर इंसानों के हाथों मारा गया था और उसकी सबसे कीमती चीज यानी सींग पहले ही निकाल लिए गए थे। ये सोचकर मैंने ठंडी सांस ली। लगता है आर्कटिक उतना सुरक्षित नहीं था जितना मैंने सोचा था। यहां सिर्फ खाने की कमी का खतरा नहीं था, बल्कि पोचेस का भी सामना करना पड़ सकता था। मेरे दिल में खतरे की भावना और बढ़ गई। लगता है मुझे अपनी एवोल्यूशन स्पीड और तेज करनी हो। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं नीचे झुका और आर्कटिक रीनेडियर की लाश खाना शुरू कर दी। वो अभी अभी मरा था। उसका शरीर पूरी तरह सख्त भी नहीं हुआ था। मैंने उसके सीने पर एक जोरदार कांटा मारा और ताज़ा मांस का बड़ा टुकड़ा नोच। होस्ट ने आर्कटिक रेडियर का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +3। सिर्फ एक निवाला पेट में जाते ही मेरी आंखें चमक उठी। 3 एवोल्यूशन पॉइंट्स। वाकई आर्कटिक रेंडियर का मांस कमाल का था। मैं और तेजी से खाने लगा। सिस्टम की नोटिफिकेशंस लगातार मेरे कानों में गूंजती रही। धीरे धीरे एवोल्यूशन पॉइंट्स 3 से कम होने लगे। करीब 2-3 किलो मांस खाने के बाद मेरा पेट लगभग 70-80% भर चुका था। तब जाकर मैंने खाना बंद किया। वैसे भी इस बर्फीले जंगल में ज़रूरत से ज़्यादा पेट भरकर खाना अपनी चाल को सुस्त बनाने जैसा था। इस वक्त मैं 70 से ज़्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा कर चुका था। बस 10 से भी कम पॉइंट्स की कमी थी और मैं एक बार फिर इवोल्यूशन कर सकता था। अपने इंसानी दिमाग का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कुछ मोटी टहनियाँ उठाकर रीनेडियर की लाश के नीचे लगा दी। इस तरीके से घर्षण कम हो गया। फिर मैं धीरे धीरे उसे गुफा की तरफ घसीटने लगा। अगर मेरे पास ये दिमाग ना होता तो शायद वुल्फ पापा को भी इस शिकार को खींच कर ले जाने में पसीना आ जाता। लेकिन तभी खून की गंध सूंघकर एक धूसर सफ़ेद धब्बों वाला फिलाइन बीस्ट वहां आ पहुंचा। वो झाड़ियों के बीच दबकर लेट गया। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सिर्फ एक अकेला वुल्फ कब हूं, तो उसने अपने नुकीले दांत और पंजे बाहर निकाल लिए। वह मेरे बराबर वजन का शिकारी था। बिल्ली प्रजाति के शिकारी लगभग हमेशा जंगल के बेजोड़ राजा माने जाते हैं। उसकी लंबी और लचीली टांगें थी और भूख सहने की क्षमता भी बेहद जबरदस्त थी। वो सचमुच एक जन्मजात हंटर था। लगता था कि ये दानव 2 दिनों से भूखा था, लेकिन सामने इतना बड़ा शिकार पड़ा होने के बावजूद उसने खुद को काबू में रखा। चुपचाप सही मौके का इंतजार करता रहा। ठीक उसी समय जब मैं पूरी ताकत लगाकर रीनेडियर की लाश खींच रहा था, मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल झाड़ियों में छिपा शिकारी बिजली की तरह बाहर निकल आया। धत्त तेरे की लिंक्स, उसका स्टेटस पैनल तुरंत मेरी आंखों के सामने उभर आया। लेवल 4 HP 398 स्पीड 53। उसका लेवल मुझसे 1 लेवल ऊंचा था। आमतौर पर लिंक्स भेड़ियों को छेड़ने की गलती नहीं करते, लेकिन समस्या ये थी कि मैं सिर्फ एक वुल्फ कप था। ऊपर से उसकी स्पीड भी पूरे 53 पॉइंट्स थी। मैं तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी एक पल देर हो गई। उसके अगले पंजे ने मेरे शरीर को चीर दिया। उसके तेज पंजों ने पलक झपकते ही मेरी चमड़ी और मांस फाड़ डाला। तेज दर्द मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मैं तुरंत पीछे उछला और दूरी बना ली। वुल्फ बनकर पुनर्जन्म लेने के बाद ये मेरी पहली असली लाइफ एंड डेथ बैटल थी। आर्कटिक में कोई दया, न्याय या इंसानियत नहीं थी। यहाँ सिर्फ बड़ा छोटा को खाता था। अगर जिंदा रहना था तो मुझे और ज्यादा निर्दयी और ताकतवर बनना था। लेकिन शुक्र था, मेरी स्पीड अभी भी उस लिंक से ज्यादा थी। एक तरफ 60, दूसरी तरफ 53। हम दोनों पागलों की तरह तेज रफ्तार से टकराए। मुलाकात होते ही एक दूसरे को फाड़ने लगे। उसके पंजों ने मेरे शरीर पर एक और गहरा जख्म बना दिया। ताज़ा खून बहने लगा। मेरी आंखें भी खून की तरह लाल हो उठी। मैंने दर्द की परवाह नहीं की, सीधे उसका गला पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन वो फुर्ती से बच गया। हालांकि मैंने उसकी कमर में दांत गड़ा दिए। एक बड़ा मांस का टुकड़ा सीधे उखड़ गया। होस्ट ने बीस्ट फ्लैश खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +2.5 ये भी हो सकता है। हंसी मैं भीतर से खुशी से उछल पड़ा। अब मैं लेवल 4 से सिर्फ 5 एवोल्यूशन पॉइंट्स दूर था। मतलब बस 2-3 और कोर और मैं सीधे लेवल 4 में पहुंच जाता, और लेवल 4 पे पहुंचते ही ये हरामखोर लिंक्स मेरा मुकाबला नहीं कर पाता। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरी हल्की नीली आंखों में
अब सिर्फ क्रूरता और दृढ़ निश्चय बचा था। अगर तू लड़ना चाहता है तो मैं तुझे आखिर तक लड़ाऊंगा। इसके बाद लड़ाई और ज्यादा खूनी हो गई। जब तक उसके पंजे मेरे किसी वाइटल पॉइंट पर नहीं पड़ते, मैं दर्द को नजरअंदाज करता रहा। बस मौका मिलते ही उसके मांस को नोचता रहा। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2.4 एवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ 2.3। जब उसका अगला पंजा घायल हो गया तो वो दर्द से गरजा, फिर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। अपनी स्पीड के भरोसे मैं लगातार उसके पीछे पड़ा रहा। मैं एक छलांग में उसकी पीठ पर चढ़ गया और फिर उसके शरीर से एक और खूनी मांस का टुकड़ा नोच लिया। होस्ट ने बीस्ट फ्लैश खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2.2 जैसे ही वो मांस मेरे पेट में पहुंचा, एक उपनति हुई एवोल्यूशन एनर्जी पूरे शरीर में दौड़ गई। बधाई होस्ट, आप लेवल 4 पे पहुंच गए हैं। HP 400, स्टैमिना 40, डिफेंस 40, स्पीड 70। मैंने बिना सोचे सारे बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स फिर से स्पीड में झोंक दिए। एक झटके में मेरी स्पीड 80 तक पहुंच गई। उसी समय मेरे नीचे दबा लिनक्स अचानक लोटपोट हुआ। उसने मुझे झटक कर नीचे गिरा दी, फिर 3 टांगों के सहारे जान बचाकर भागने लगा। लेकिन अब मेरी नजरों में उसकी हर हरकत बेहद धीमी लग रही थी। अगर तू मेरे खाने पर हाथ डालने आया है तो यहां मरने की तैयारी भी करके आना चाहिए था। मैं सफेद परछाई बनकर उसके पीछे दौड़ा। पलक झपकते ही उसे पकड़ लिया। 80 स्पीड और 41 स्ट्रेंथ के विस्फोटक बल के साथ मैंने सिर्फ एक पंजा मारा। धड़ाम! उसकी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई। लिंक्स कई मीटर दूर लुढ़क गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। मैंने उसे तड़पाने में समय बर्बाद नहीं किया, सीधे उसके सिर पर एक जानलेवा पंजा मारा। उसकी बची खुची चेतना भी वहीं खत्म हो गई। मेरी पहली लाइफ एंड डेथ बैटल शानदार जीत के साथ समाप्त हुई। अभी अभी हुई एवोल्यूशन की वजह से मेरे शरीर के सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे। जैसे ही उस बीस्ट ने आखिरी सांस ली, मेरे सामने हल्के भूरे रंग की सिस्टम नोटिफिकेशंस उभर आई। कमजोर होकर ताकतवर को हराया। खूनी युद्ध के बीच ब्रेक थ्रू प्राप्त किया। अपोनेंट एलिमिनेटेड, बैटल इवैल्यूएशन S रैंक। इस बैटल की फाइनल रेटिंग S रैंक। इस बैटल की फाइनल रेटिंग S रैंक रिवॉर्ड प्राप्त हुआ। D रैंक हंटिंग टैलेंट। मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जानलेवा लड़ाई के बाद भी कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। D रैंक एक्टिव स्किल। हंटिंग किल एक्टिवेट करने के बाद मूवमेंट स्पीड प्लस 50%, अटैक पावर प्लस 50% बढ़ जाती है। साथ ही सांस और प्रेजेंस छिपाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ड्यूरेशन 60 सेकेंड, कूलडाउन 24 घंटे। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। ये स्किल मेरी ताकत को काफी बढ़ाने वाली थी। मैंने तुरंत लिंक्स की लाश को एक छिपी हुई झाड़ी में छुपा दिया। फिर पहले आर्कटिक रीनाडियर की लाश को घसीट कर गुफा तक ले गया। उसके बाद वापस जाकर लिंक्स की लाश भी उठा लाया। जब दोनों लाशें धड़ाम से वुल्फ कब्स के सामने गिरी तो वे मुझे बिल्कुल उसी नज़र से देखने लगे जैसे वुल्फ पापा को देखते थे, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा सम्मान और श्रद्धा के साथ। लिंक्स का मांस मुझे काफी एवोल्यूशन पॉइंट्स देने वाला था, इसलिए मैंने उसे बच्चों को नहीं खाने दिया। जहां तक आर्कटिक रीनेडियर का सवाल था, मैंने उसे अपनी छोटी बहन और कजिन सिस्टर की तरफ धकेल दिया ताकि वे पेट भरकर खा सकें। वुल्फ पैक में हायरार्की बिल्कुल साफ होनी चाहिए। मैंने बहन और कजिन को पहले खिलाया ताकि चारों वुल्फ कब्स के बीच नियम बन सके, वरना उस अकेले वुल्फ कब की तरह हर वक्त खाने के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता। मेरी छोटी बहन के दांत अभी पूरे नहीं निकले थे। वो सख्त मांस नहीं चबा सकती थी, इसलिए मैंने रीनेडियर के पेट वाले हिस्से से नरम मांस के टुकड़े फाड़े और उसके सामने रख दिए। छोटी बहन ने खुश होकर कुछ मासूम सी आवाजें निकाली, फिर प्यार से मुझसे लिपट गई। इसके बाद जब बहन और कजिन दोनों पेट भरकर खा चुकी, तब मैंने ग्रे वुल्फ कप और उस अकेले वुल्फ कप को खाने दिया। अनाथ वुल्फ कप तो पहले से ही भूख से बेहाल था। जैसे ही वो रीनेडियर की लाश के पास पहुंचा, टूट पड़ा और मैं एक चट्टान के पीछे जाकर लेट गया। आज लिंक्स के साथ जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी थी। मैं भी पूरी तरह थक चुका था। छोटी बहन भी पेट भरने के बाद लड़खड़ाते हुए मेरे पास आई, मेरे शरीर से सटकर लेट गई और सो गई। पलक झपकते ही शाम हो गई। नींद खुलते ही मुझे एहसास हुआ कि वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी अभी तक वापस नहीं लौटे थे। मैं धीरे धीरे गुफा के बाहर आया। एक बर्फीली हवा का झोंका सीधे मेरे चेहरे से टकराया। मैंने दूर नजर दौड़ाई। ठंडी हवाएं पहले से ज्यादा तेज चल रही थीं। जमीन की बर्फ और हिम को हवा आसमान में उड़ा रही थी। क्या स्नोस्टॉर्म आ गया है? मेरा दिल अचानक भारी हो गया। वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी के वापस न लौटने की वजह शायद यही तूफान था, लेकिन दोनों ही अनुभवी हंटर्स थे।
अगर उन्होंने स्नोस्टॉर्म आते देखा होगा तो जरूर कहीं शरण ले ली होगी। मैं वापस गुफा के अंदर आया। कजिन सिस्टर अभी भी जाग रही थी। वो नाइट वॉच कर रही थी। मैंने हल्की गुर्राहट की इशारा किया कि अब मैं पहरा दूंगा। कजन ने आभार जताते हुए 2 बार हुआ की, फिर आज्ञाकारी होकर वापस सोने चली गई। अब वो मुझे अपने पीछे घूमने वाले छोटे भाई की तरह नहीं देखती थी, बल्कि एक असली अल्फा वुल्फ की तरह सम्मान देती थी। उस रात बाहर स्नोस्टॉर्म और भी भयानक होता गया। तभी अचानक एक आर्कटिक टर्न लड़खड़ाते हुए उड़कर गुफा के मुंह तक आ पहुंची। शायद तूफान से बचने के लिए जगह ढूंढ रही थी। मैंने तुरंत बिजली जैसी स्पीड से छलांग लगाई, एक पंजे का वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। कुछ पंख नोचकर मैंने उसे पूरा निगल लिया। डिंग होस्ट ने आर्कटिक टर्न का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +1.5। इसके बाद पूरे 8 दिन तक स्नोस्टॉर्म लगातार चलता रहा। आज जाकर आखिरकार पूरी तरह रुक पाया। गुफा में छिपाकर रखा लिंक्स का मांस मैं पूरी तरह साफ कर चुका था। उससे मुझे 20 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। वहीं आर्कटिक रीनेडियर का मांस भी लगभग खत्म हो चुका था। खासकर वो अनाथ वुल्फ कब पिछले कुछ दिनों में उसने खूब पेट भरकर खाया था। लेकिन मानना पड़ेगा उसकी ग्रोथ स्पीड बेहद डरावनी। अब उसका शरीर कजिन सिस्टर से भी बड़ा हो चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके शरीर में कुछ और बदलाव भी हुए थे। उसकी ग्रे फर अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। चारों पैर मजबूत और मांसल हो चुके थे। उसके वुल्फ क्लॉज अब बिल्ली प्रजाति के जानवरों की तरह फर के अंदर छिप सकते थे और जरूरत पड़ने पर बाहर निकल सकते थे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका स्टेटस पैनल तुरंत सामने आ गया। स्पीशीज म्यूटेंट आर्कटिक वुल्फ लेवल 2 HP 265 स्ट्रेंथ 28। हम म्यूटेंट, मैं पहले भी उसका स्टेटस देख चुका था। तब वहां म्यूटेंट शब्द नहीं था। शायद पिछले कुछ दिनों की भरपूर फीडिंग के टडोंडिनों की ट्रोल फीडिंग की वजह से उसकी छिपी हुई पोटेंशियल जाग गई थी। ग्रेव वुल्फ कब ने तुरंत आज्ञाकारी होकर एक बार हुआ। अब इस गुफा का बॉस मैं था। यहां तक कि अगर वुल्फ पापा भी लौट आते तो उसके दिल में मेरा दर्जा अभी भी सबसे ऊपर रहता। वो पेट ऊपर करके लेट गया, जैसे वफादारी और खुशामद दिखा रहा हो। मैंने सोचा भविष्य में एक म्यूटेंट वुल्फ सबनेट शायद मेरे काफी काम आ सकता है। ये सोचकर मैंने उसे आधिकारिक तौर पर अपना छोटा भाई मान लिया और उसे एक निकनेम दिया। उसे एक लिटिल ग्रे गुफा से बाहर निकलकर मैं एक ऊंची चट्टान पर छलांग मारकर चढ़ गया। ऊपर खड़े होकर दूर तक देखने लगा। तभी मेरी नजर दूर दिखाई दे रही एक वुल्फ पैक पर पड़ी। उनके मुंह में ढेर सारा खाना था और वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उत्साह रोक नहीं पाया। सिर उठाकर एक लंबी हुआ लगाई। अगले ही पल दूर से लगातार जवाबी वुल्फ हाउस सुनाई देने लगे। वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी सुरक्षित लौट आए थे। मेरा दिल खुशी से भर गया। 8 एडल्ट आर्कटिक वुल्फ एक भी कम नहीं हुआ था। सभी सुरक्षित घर लौट आए। वे अपने साथ एक एडल्ट मूस और 3 मूस कास भी लाए थे। मैं तुरंत दौड़कर वुल्फ मम्मी का स्वागत करने पहुंच गया। वुल्फ मम्मी प्यार से मेरे शरीर से रगड़ खाने लगी। फिर उसने एक छोटा मूस कैफ मेरी तरफ फेंक दिया, जो अभी ज्यादा समय पहले पैदा नहीं हुआ था। मैंने हल्की गुर्राहट की, इशारा किया कि वो हिस्सा छोटी बहन के लिए रहने दे। मेरी इस हरकत पर वुल्फ मम्मी खुद को रोक नहीं पाई और मुझे फिर से कई बार चाटने लगी। गुफा में लौटने के बाद वुल्फ मम्मी ने उन छोटे मूस काब्स के पेट फाड़कर उनकी अनंतड़ियां निकाली और वुल्फ कब्स के सामने फेंक दी। वो छोटा ग्रे वाइट वुल्फ कब पहले तो तुरंत झपटने वाला था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरी इजाजत मिलने के बाद ही वो धीरे धीरे जाकर खाने लगा। वुल्फ मम्मी ने ये सब देखा, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर ताकतवर ही राजा बनता है। वुल्फ कब्ज मेरा कहना मानते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात थी। वुल्फ मम्मी ने मुझे भी खाने का इशारा किया। मैं लिटिल ग्रे को साथ लेकर उस एडल्ट मूस की लाश के पास पहुंच गया। लेवल 8 मूस HP 12,265 होस्ट ने मूस का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंटों +5। सिर्फ पहला कोर खाते ही मुझे 5 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए। मेरी आंखें चमक उठीं। इतने ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मुझे पहली बार मिले थे। मैं तुरंत टूट पड़ा। लगातार मांस निगलता गया। मूस का मांस सचमुच बेहद स्वादिष्ट था, नरम, रसदार और ताजा। मैं बड़े मजे से खा रहा था। मैंने लगातार 10 किलो मांस खा लिया। यह मात्रा किसी सामान्य एडल्ट आर्कटिक वुल्फ से भी कहीं ज्यादा थी। इस मूस के मांस ने मुझे 50 से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स दिए। अगले कुछ दिनों तक पूरा वुल्फ पैक इसी विशाल मूस की लाश के आसपास आराम करता रहा। सभी उसकी वजह से ताकत वापस हासिल कर रहे थे और मैं भी लगातार उसका मांस खाता रहा। मुझे फिर 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स और मिले।
अब अगली लेवल अप के लिए सिर्फ कुछ पॉइंट्स की कमी बची थी। इस बात से मैं इतना उत्साहित हो गया कि खुद को मुश्किल से रोक पा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अब भी बाहर निकलकर शिकार शुरू कर दूं, लेकिन हर बार जब मैं उठने की कोशिश करता वुल्फ पापा गुर्रा कर मुझे वापस बुला लेते। मैं इस वुल्फ पैक में 2 महीने से रह रहा था, इसलिए पैक की हायरार्की अच्छी तरह समझ चुका था। वुल्फ पापा अल्फा वुल्फ था, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी। सच कहूं तो मैं भी उससे टकराना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था उसे चैलेंज करना और हराना, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वुल्फ पापा को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी ताकि पूरा पैक उसका सम्मान करे। अगर मैं उसे हरा देता तो उसकी अथॉरिटी पूरी तरह खत्म हो जाती। इसलिए मैंने फैसला किया कि शाम तक इंतजार करूंगा। जब वुल्फ पापा गहरी नींद में होगा तब चुपचाप बाहर निकल जाऊंगा। देखते ही देखते शाम हो गई। वुल्फ पापा ताकत वापस पाने के लिए लंबा लेटकर सो चुका था। मैं धीरे धीरे उठा और गुफा से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो लिटिल ग्रे मेरी पूंछ पकड़कर पीछे चला आ रहा था। उसके स्टैट्स भी जल्द ही लेवल 3 तक पहुंचने वाले थे, इसलिए मैंने उसे वापस भेजने की कोशिश नहीं की। आज आसमान पूरी तरह धसर था, विजिबिलिटी भी काफी खराब थी। शायद यही वजह थी कि वुल्फ पापा ने आज शिकार पर जाने का फैसला नहीं किया था। लेकिन मैं अलग था। मुझे सिर्फ 5 एवोल्यूशन पॉइंट्स और चाहिए थे। लेवल अप का लालच इतना बड़ा था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं लगातार शिकार की तलाश में घूमने लगा। ज्यादा समय नहीं बीता कि हमें एक आर्कटिक रैबिट कॉलोनी मिल गई, लेकिन अब उन रैबिट्स से मिलने वाले इवोल्यूशन पॉइंट्स इतने कम थे कि उन पर समय बर्बाद करने का मन ही नहीं हुआ। हालांकि पीछे खड़ा लिटिल ग्रे बेचैन हो रहा था। वो हमला करना चाहता था। मैंने सिर हिलाकर इजाजत दे दी, उसे खुद शिकार करने का मौका दे दिया। लिटिल ग्रे खुशी से उछल पड़ा और सीधा रैबिट ग्रुप की तरफ दौड़ गया। दुर्भाग्य से उसे हंटिंग स्किल्स आती ही नहीं थी। वो बस सिर झुकाकर बैल की तरह भागा। आर्कटिक रैबिट्स के कान बेहद तेज थे। उन्होंने तुरंत खतरा भांप लिया और चारों तरफ भाग निकले। लिटिल ग्रे गुस्से में जोर जोर से हुआ करने लगा। मैं सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। फिर उसके पास गया और एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद मैंने उसे सिखाना शुरू किया, जमीन से चिपक कर कैसे रेंगना है, अपने निशान कैसे छिपाने हैं और शिकार के करीब कैसे पहुंचे। लिटिल ग्रे बेहद ध्यान से सीख रहा था। वो बार बार प्रैक्टिस करता रहा। मैं उसे सिखाते हुए आगे बढ़ता गया और साथ साथ शिकार भी ढूंढता रहा। अचानक मेरी सिक्स्थ सेंस ने खतरे का संकेत दिया। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वुल्फ पर खड़ी हो गई। मैंने तुरंत लिटिल ग्रे को दबाकर झाड़ियों में छिपा दिया और खुद भी पूरी तरह छिप गया जैसा मैंने सोचा था। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल ग्रे बेयर झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। वो आराम से टहलता हुआ बाहर आया, फिर पेड़ की शाखाओं से जंगली फल तोड़कर खाने लगा। ग्रे बेयर मेल लेवल 11 HP, 1859 स्ट्रेंथ, 113। उसके स्टैट्स देखकर मैं सन्न रह गया। ये राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर था। मेरी मौजूदा ताकत से अगर मैं अकेला होता तो भागकर बच सकता था, लेकिन लिटिल ग्रे नहीं बच पाता। इसलिए मैंने पूरी ताकत से उसे जमीन पर दबाकर रखा ताकि वो कोई हरकत न करे। सौभाग्य से ग्रे बेयर ने हमारी गंध नहीं पकड़ी। फल खाने के बाद वह धीरे धीरे वहां से चला गया। इस खतरनाक एनकाउंटर ने मेरे अंदर एवोल्यूशन की चाहत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ग्रे बेयर और पोलर बेयर दोनों मेरे मेन्यू का हिस्सा होंगे। हम दोनों फिर कुछ देर और घूमते रहे। आखिरकार हमें एक अकेली फीमेल मस्क ओक्स दिखाई दी। वो अपने झुंड से बिछड़ गई थी और अभी पूरी तरह एडल्ट भी नहीं हुई थी। उसका शरीर दुबला पतला था। लेवल 6 HP 1058। जोखिम जितना बड़ा फायदा भी उतना बड़ा। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने नुकीले वुल्फेंग्स बाहर निकाल दिए। मैंने लिटिल ग्रे को इशारा किया कि झाड़ियों में चुपचाप लेटा रहे, बिल्कुल भी हरकत ना करें। ये मस्कोक्स कम से कम 200 से 300 किलो की थी और उसका वजन मेरे मौजूदा शरीर से कई गुना ज्यादा था। मैं धीरे धीरे बर्फीली जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ा। अगर उसके सींग का एक भी वार लग जाता तो मेरा खेल वहीं खत्म हो जाता। वो मस्क ओंग्स अपने झुंड से बिछड़ चुकी थी, घबराकर अपनी मां के निशान ढूंढ रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त का पूरा नजारा दूर खड़ी ग्रे वाइट ऑफ रोड व्हीकल में बैठी एक एक्सप्लोरर की नजरों में भी आ चुका था। उस लड़की का नाम टिफनी था। टिफनी रूस के नॉर्थ ग्रीजन की रहने वाली थी। उम्र 23 साल, सुनहरे बाल और एबर कलर की आंखें। वो एक वाइल्ड लाइफ रिसर्च स्कॉलर थी। पिछले कई दिनों से आर्कटिक में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी, साथ ही फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी चला रही थी। उसकी नज़र दूर बैठे उस आर्कटिक वुल्फ पर टिकी हुई थी जो अकेले मस्क ओक्स का शिकार करने की तैयारी कर रहा था। उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि शायद यही वही वुल्फ है
जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था। उसका बर्फ जैसा सफ़ेद फर सचमुच किसी को भी प्रभावित कर सकता था। OMG, ये तो बिल्कुल पागलपन है। लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में भी लगातार कमेंट्स आने लगे। कोई शक जता रहा था, कोई हैरान हो रहा था, तो कोई तेजी से एनालिसिस कर रहा था। उधर मेरी आंखों में सिर्फ खून की प्यास चमक रही थी। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर इतने दिनों से कोई नई वीडियो क्यों नहीं आई। सच कहूं तो इसके पीछे कई सारे पर्सनल और टेक्निकल रीज़न थे। उन्हीं वजहों से मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। आगे से कोशिश रहेगी कि आपको पहले की तरह लगातार और बेहतर क्वालिटी की वीडियो मिलती रहें। अगर आपने इतना इंतज़ार किया है तो दिल से आपका शुक्रिया। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ।